सो हेलो एंड वेलकम एंड दिस साइड और विजय है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन इकोनॉमिक वाला जो हमारा ज्योग्राफी का बुक है उसका सेकंड चैप्टर माइग्रेशन विद इन 20 मिनट की सीरीज में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे तो चैप्टर एक्सप्लेन सीरीज पहले से ही चैनल के ऊपर अपलोड है। अब ये पेपर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए हम इसमें माइग्रेशन चैप्टर एक ही वीडियो के अंदर पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, बिकॉज टेलीग्राम के ऊपर हम आपके साथ पूरी तरीके से जो नोट्स हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करते हैं। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर चलाते हैं तो वहाँ पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं माइग्रेशन के बारे में इस चैप्टर में। चैप्टर की शुरुआत यहाँ पे फिराक गोरखपुरी के नाम से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे काफी अच्छी शेरो शायरी से ये चैप्टर स्टार्ट करा गया था। सरजमीने हिंदुस्तान पर अवक्कम ए आलम के फिराक कभी काफिले बसते गए और हिंदुस्तान बनता गया। तो ये शुरुआत है। इसमें इन्होंने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से एंशिएंट टाइम पीरियड से लोग भारत के अंदर माइग्रेट होते आ रहे थे, चाहे वो किसी भी वजह से माइग्रेशन हो रही हो। अब हम एंशिएंट टाइम पे अगर आपको पढ़ना है तो आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से कनेक्शन हो रहा था। बुद्धिज्म के टाइम पीरियड के अंदर भी इंडिया में एक प्लेस से दूसरे प्लेस लोग, इंसान, विचार, जम्स, मैं कह सकता हूँ इन्वेंशन, सोच की वजह से भी लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट होते थे। तो माइग्रेशन का सही मायने मतलब क्या है? माइग्रेशन का मतलब यहाँ पे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है। पर इस चैप्टर के अंदर शुरुआत करी गई थी कि जिस टाइम पीरियड पे अंग्रेजों ने 1757 की बैटल जीती थी, अगर आपको याद हो, 1857 के बाद इन्होंने बैटल ऑफ क्रांति जीत ली थी जो मंगल पांडे वाली हुई थी। उसके बाद इंडिया के अंदर 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो राज नहीं कर रही थी, ब्रिटिशर्स ने राज करना चालू कर दिया था। अब ब्रिटिशर्स को टाउन प्लानिंग, अर्बनाइजेशन, ये मैंने हिस्ट्री की लेक्चर्स में बताया हुआ है आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से। इसकी शुरुआत इन लोगों ने कहाँ से कर दी थी? इसकी शुरुआत इन लोगों ने मद्रास से कर दी थी, बंगाल से कर दी थी और उसके बाद आपका मुंबई से कर दी थी, है ना। यहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। ये चाहते थे कि इन लोगों को हर चीज बिल्कुल सही तरीके से पता होनी चाहिए कि कितनी कहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन रह रही है, ताकि ये लोग उस इलाके को और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर सके, टैक्स वाले सिस्टम्स लगा सके। इसीलिए यहाँ पे इंडिया के अंदर लॉर्ड मायरो के द्वारा 1882 के अंदर सबसे पहले फर्स्ट सेंसस यानी कि हमारी जनगणना की शुरुआत हो गई थी और सबसे पहले कंप्लीट जो हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 1881 के अंदर कब हुआ था, तो एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1881 के बाद ये हुआ और इंडिया के अंदर उस समय पे अंग्रेज थे, इन्होंने अपने हिसाब से सिस्टम को चलाया। हम लोग आज़ादी लेते हैं 1950 के अंदर कंप्लीटली और 1950 के बाद 52 में इलेक्शन कंप्लीट होता है और हम अपने इंडिया का सेंसस स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हम इंडिया के सेंसस कंटिन्यू रखेंगे, हमें पता होना ज़रूरी है कि इंडिया में किस हिसाब से कौन कहाँ जा रहा है, कितना बर्थ रेट हो रहा है, क्या वगैरह वगैरह। अब इसीलिए 1961 के अंदर हमने दो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा कि हम दो चीज़ों पे स्टडी करेंगे कि कोई इंसान कहाँ पे बर्थ हुआ है और उसका ड्यूरेशन उस बर्थ प्लेस पे कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि अर्ली टाइम पीरियड के अंदर लोगों का माइग्रेशन बहुत कम देखा जा रहा था। लेकिन अगर हम 1971 के बाद देखें, क्योंकि 1971 के अंदर अगर आप देखें तो फिर वो बंगाल का युद्ध हुआ था, सॉरी बांग्लादेश का, बंगाल का कह रहा हूं मैं, बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, हमें अच्छी तरीके से पता है। उसके बाद भारत के अंदर बहुत सारे जो माइग्रेंट थे ना, वो घुस के इंडिया के अंदर आ गए थे और इसीलिए हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था समझना कि माइग्रेशन किस तरीके से इतिहास में चल रही थी और एट प्रेजेंट टाइम पे उसका भारत की कैपिटल के ऊपर या भारत के लैंड के ऊपर, एरिया के ऊपर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है। सो दैट इज वाई हमने फिर प्लेस ऑफ रेसिडेंट एंड प्लेस ऑफ ड्यूरेशन, जहां पे वो रहना चालू कर रहे हैं, प्लेस ऑफ रेसिडेंट में शुरुआती समय में लास्ट में उसका बर्थ कहां हुआ था और एट प्रेजेंट टाइम वो लोग कहां पे रह रहे हैं, हमने इसकी भी शुरुआत करनी चालू कर दी थी अपने इंडिया के अंदर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, या मैं कह सकता हूं जो हमें कन्वीनियंट लगा। इसीलिए हम लोग इसी के हिसाब से काम करते हैं कि प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, कि प्लेस ऑफ बर्थ मान लीजिए कि आप यूपी में पैदा हुए थे, ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, और आप काम काज की तलाश में दिल्ली आ गए हैं तो ये आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंट है। इस हिसाब से हम लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट करा और 1971 के अंदर इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इसी दो बेसिस के हिसाब से हमारे इंडिया के अंदर माइग्रेशन को हम देखते हैं और फिर टोटल पॉपुलेशन का हमें अंदाजा लग जाता है। अब प्रवास, क्योंकि चैप्टर का मतलब प्रवास है यानी कि माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, जहां पे आप हो वो आपके लिए प्लेस ऑफ ओरिजिन है। यहाँ पैदा हुए हैं तो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ हुआ और उसके बाद
ये जहां आप पहुंचेंगे डेस्टिनेशन है, ये आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हुआ, यानी कि ये आपका रेसिडेंट प्लेस हुआ। अब पेपर के अंदर जो आपको समझना है वो ये समझना है कि आपका जो इमिग्रेट, आप जहां पे इमिग्रेशन है वो आपका उत्प्रवासी, जहां पे आप प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं, जहां पे आप प्रेजेंट टाइम पे रह रहे हैं, ये आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, यहां पे आप लोगों को इमिग्रेशन कहा जाएगा। लेकिन जहां पे आप पहुंचेंगे, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे आप पहुंचेंगे, तो वहां पे आपको इमिग्रेशन कहा जाएगा। तो एमिग्रेशन और इमिग्रेशन में अंतर है, वर्ड सेम है, प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, छोटा सा डिफरेंट है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। भारत के अंदर जो प्रवास का सिस्टम था वो अंग्रेजों के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडिया के अंदर यूके के लोगों ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने कॉलोनीज बनाई थी। ब्रिटिशर्स ने तो बाद में बनाई थी, सबसे पहले डच ने, फिर फ्रेंच ने, फिर पुर्तगालियों ने, और फिर जाके ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। तो उस टाइम पीरियड पे भी माइग्रेशन होता था, क्योंकि लोग उस टाइम पे हमारे इंडिया के बाहर भी लोगों को लेके जाते थे और हमारे इंडिया के अंदर भी बाहर से लोगों को लाया जाता था। तो माइग्रेशन उस टाइम पे भी था। दूसरा, फिर हमने देखा कि 1950s के बाद भी हम जो कह सकते हैं कि पेशेवर लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते थे, और उसके बाद 1990 के बाद भी माइग्रेशन देखा गया। जैसे हम इंडियन डायस्पोरा एट प्रेजेंट टाइम पे कह सकते हैं कि इंसान एजुकेशन के लिए, जॉब की तलाश में, और जो लोग कामकाज की तलाश में वहां जाके क्या कहते हैं, इमिग्रेंट बन जाते हैं। तो इंडिया के अंदर वो अब एमिग्रेंट हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से वो निकल के वहाँ चले गए थे और वो वहीं बस गए हैं। तो इस तरीके से 3 फ्रेज में हमारे इंडिया के अंदर माइग्रेशन को देखा गया है। ठीक है, तो ये तो उसी का एक्सप्लेनेशन है कि जिस समय ब्रिटिशर्स थे, डच थे, पोर्तुगीज थे, वो कहाँ कहाँ पे लोगों को लेके गए थे और कहाँ से लेके गए थे। उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ लेके गए थे ब्रिटिशर्स, उत्तर प्रदेश बिहार से फ्रेंच और डच वहाँ लेके गए थे, गोवा, दमन एंड दीव के पोर्तुगीज लोग अपने यहाँ लेके गए थे। अब ये लेके कैसे जाते हैं, अर्ली टाइम पीरियड पे तो गिरमिटिया एक एक्ट हुआ करता था। जैसे आज की डेट में आपका वीजा और पासपोर्ट बनता है, जब जाके आपका वहां पे वीजा लगता है, जब जाके आप जॉब के लिए जाते हैं, उसमें पर्टिकुलर बोल जाते हैं कि आप 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए यहीं पे रहेंगे। ऐसे ही अंग्रेजों के टाइम पीरियड के अंदर गिरमिटिया एक्ट चलाया गया था, और इसमें भारतीय मजदूरों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे 5 साल के लिए, 7 साल के लिए ले जाया जाता था। और याद रखिएगा, उस टाइम पे इनके साथ धांधलेबाजी भी होती थी। एजेंट लोग पैसा कमाने के लिए इनसे झूठ भी बोल दिया करते थे, और फिर बेचारों को वहीं रहना पड़ जाता। तो ये शुरुआत थी, फिर ये सेकंड स्टेट था, थर्ड स्टेट था, और यहाँ पे इंडिया के अंदर वैसे तो माइग्रेशन नेशनल और इंटरनेशनल दोनों होता है, ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर 4 ही तरीके का माइग्रेशन देखा जाता है, रूरल टू अर्बन, रूरल टू रूरल, अर्बन टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, है ना। तो ये 4 तरीके का माइग्रेशन है, इसे आपको समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया के अंदर ये बोला गया था कि 2011 के अंदर स्टैटिस्टिक्स निकाला गया था, लगभग 455 मिलियन, वैसे तो ये इतना जरूरी नहीं है आपके लिए जानना, ये 455 मिलियन वो लोग हैं जो अपने लास्ट प्लेस पे रह रहे थे और अभी भी वहीं पे रह रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक और डेटा निकला था कि कम से कम 1.9% ये वो लोग हैं जो अपने लास्ट रेजिडेंट से 10 सालों से वहीं पे रह रहे हैं। तो ये पेपर के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, तो मैं आपके साथ वैसे भी एमसीक्यू सीरीज शेयर करूंगा लाइव, वो आपसे बातचीत होगी वैसे भी। तो ये है। अच्छा, अब यहाँ पे रूरल टू रूरल ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो देखा गया है वो फीमेल का देखा गया है, और फीमेल का देखा गया है कि वो रूरल से रूरल में ही रह जाती है शादी की वजह से। और जो मेल होते हैं, मेल वो ज्यादातर रूरल टू अर्बन जाते हैं अपने कामकाज की तलाश में। तो ये आपके पेपर के अंदर एक भी आ सकता है और पूछा जा सकता है कि जो वुमेन्स है वो रूरल टू रूरल क्यों रहती हैं और जो मेल है वो रूरल टू अर्बन क्यों जाते हैं। तो ये जानना आपके लिए जरूरी है, तो इसे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब इंडिया के अंदर जो माइग्रेशन है वो ये बोला था कि बाहर से भी लोग हमारे इंडिया के अंदर 1971 के बाद आके बसे थे। 2011 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार बोला जाता है कि 5 मिलियन एट मींस 50 लाख लोग हमारे इंडिया के अंदर आके बसे थे। अब वो क्या कहते हैं, बाहर के देशों से था। अब स्टैटिक्स आपके सामने है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश से हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। बांग्लादेश से क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर अभी भी नेबरिंग कंट्री से 80.9% लोग हमारे इंडिया के अंदर अभी भी बाहर की कंट्री से आए थे। और इतना परसेंटेज देख सकते हैं हम लोग, जो पड़ोसी मुल्क असम है, उसके बाद हमारे क्या कहते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, इधर के इलाकों के अंदर आज भी, वेस्ट बंगाल, उधर में इतने सारे माइग्रेशन हमारे इंडिया के अंदर पड़े हुए हैं आज भी। इसलिए आपको पता है कि हम एनपीआर कानून लेके आने वाले थे, बट वो आ नहीं पाया। अब यहाँ पे ये बोला जाता है कि जब लोग माइग्रेट करते हैं तो माइग्रेट करने के लिए सिलेक्टेड जगहों पे माइग्रेशन होती है। कहाँ माइग्रेशन होती है? ज्यादातर माइग्रेशन महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ही देखने को मिलता है। और कहाँ के लोग माइग्रेट होते हैं? ज्यादातर लोग माइग्रेट होते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो बिहार के लोग और क्या कहते हैं, मतलब ये पेपर के अंदर मैप में आएगा आपके, ठीक है, मैप में ये आएगा 100%।
आपका मैप का आएगा। मेरी आपने अगर मैप की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, मैप की वीडियो नहीं देखी है तो जाके वॉच आउट करिएगा। उसमें मैंने बताया हुआ है कि महाराष्ट्र कहाँ है, चेन्नई कहाँ, सॉरी दिल्ली कहाँ है, गुजरात का, हरियाणा कहाँ है। ये हमारे अट्रैक्ट माइग्रेट वाले प्लेसेस होते हैं, ये वो जगह होते हैं जहाँ इंसान जाता है ज़्यादातर, और ये वो जगह प्लेसेस है जहाँ से लोग ज़्यादातर निकलते हैं। तो लोगों के मन में क्वेश्चन यही आता है कि लोग अगर में माइग्रेशन करते हैं तो करते क्यों है? उसके पीछे कारण है हमारा पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो होता है जहां पे इंसान रहता तो है लेकिन वो जगह कम अट्रैक्टिव होती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक ठाक नहीं है, मतलब ज्यादातर लोगों के लिए। और पुल फैक्टर वो होता है जहां पे लोगों को सारी सुविधाएं मिल जाती है। दिल्ली के अंदर लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है, महाराष्ट्र के अंदर लोगों को सारी सुविधाएं मिल रही है, गुजरात में सारी सुविधाएं मिल रही है, जो लेस कंपेयर रूरल इलाके जो यूपी के हैं वहां पे नहीं मिल पाती। चाहे वो एजुकेशन ले लो, जॉब ले लो, मेडिकल फैसिलिटी ले लो, या लिविंग स्टैंडर्ड ले लो, या कुछ और भी आप कह सकते हैं, वो सारी चीजें इधर है। इसीलिए इंसान क्या कहते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर की वजह से माइग्रेट कर जाता है। वैसे तो बहुत सारे कारण है, इतना स्टडी करने नहीं बैठेंगे हम लोग एक्सपीरियंस सीरीज में। अब अगर लोग क्या कहते हैं माइग्रेट हो जाते हैं, प्रवास हो जाते हैं, तो 4 बेसिक रीजन बोले जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, सोशल और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और जनसंख्या की परिणाम। तो इसमें से सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमिक। इंसान अगर देखो इंटरनेशनल जाता है, माइग्रेट करता है, तो ऑफकोर्स सबसे बड़ा रीजन होता है पैसा, रेमिडीज बोला जाता है इसे। अगर हम लोग क्या कहते हैं यूट्यूब पे पढ़ा रहे, तो आपको पता है कि हम लोगों को भी यूट्यूब की तरफ से गूगल से पेमेंट आती है, मतलब गूगल से पेमेंट अगर आ रही है तो उसका एक रीजन पैसा ही है पढ़ाने का। और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये चीज माइग्रेशन के भी साथ होती है। इंसान अगर भारत से अमेरिका जॉब करने जा रहा है, बाहर की कंट्री में जॉब करना है, तो वहां पे पैसा स्ट्रांग है। सो दैट इज वाई वन ऑफ द मेन रीजन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है ना। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि अगर कोई बंदा बाहर का बंदा क्या कहते हैं बाहरी कंट्री में जाके काम कर रहा है, तो अपने इंडिया की कंट्री के लोगों के लिए पैसा भेज सकता है। अब पैसा भेजने से वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, एजुकेशन, अपना जो भी कुछ कंस्ट्रक्शन घर का बनवाना हो, शादी करवानी हो, बच्चे का एजुकेशन करवाना हो, हाउस लोन चुकाना हो, एग्रीकल्चर प्लॉट खरीदना हो, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पॉजिटिव फायदे हो सकते हैं, पर नेगेटिव इंपैक्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारे अच्छे काबिल और पढ़े लिखे लोग जाके वहां काम करने लग जाते हैं। तो इंडिया के अंदर ये 2018 का स्टैटिस्टिक्स है, कितनी परसेंटेज ऑफ इनकम हम दूसरी जगह से कर लेते हैं। और अगर हम ये इंडिया के कंपैरिजन में बात करें तो आपको पता है कि डेवलप्ड स्लम एरिया होता जा रहा है। मतलब जब यूपी और बिहार से लोग ज़्यादातर माइग्रेट होके आएंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसी प्लेसेस पे, इवन दिल्ली, तो आपको पता है कि वहाँ पे कहीं ना अनरेगुलेटेड और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा सकते हैं। क्योंकि दिल्ली में जितने लोग भरते चले जाएंगे वहाँ उतना ही ज़्यादा प्रेशर होगा, वहाँ पे उतना ही ज़्यादा गंदगी फैलेगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे हाइजीन का दिक्कत होगा, पानी की फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, वगैरह वगैरह चीज़ें। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात बताते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस में बहुत सारा इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिहार से आया है, अब उसकी कल्चर या उसका स्टाइल जो है ना, उसका कल्चर और उसका स्टाइल जब वो दिल्ली आएगा तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत तो मिक्स होगा, थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए ऐसे लोग जो होते हैं वो एज अ सोशल चेंज का एजेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी से रूबरू होना, गर्ल एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान अपने कल्चर में भी कहीं ना कहीं इंटरमिक्सिंग देखने की कोशिश करता है, वो हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभार ऐसे लोग एंटी सोशल एक्टिविटी भी हो जाती है। मैं स्पेशली किसी एक रीजन के लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब साथ में 2-3 कल्चर आपस में मिलते हैं तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, ये होता ही होता है, ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, ऑफकोर्स जब इंसान एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाएगा और एक ही छोटी जगह के ऊपर जनता बढ़ती जाएगी, तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या कहते हैं फैसिलिटीज में प्रेशर पड़ेगा। वहाँ पे जो क्या कहते हैं पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, लैंड रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स, उसका एक्सप्लोटेशन होगा, ग्राउंड लेवल वाटर गिरेगा, और वहाँ पे सीवरेज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहेगी, ऑफकोर्स रहती है ना। और डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज के अंदर हम बोल सकते हैं कि जनसंख्या का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है माइग्रेशन की वजह से। एक जगह की पॉपुलेशन कम हो जाती है, एक जगह की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। सिटीज़ की पॉपुलेशन छोटी सी जगह में 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग रहने लग जाते हैं, और एक तरफ क्या कहते हैं इतना बड़ा स्टेट पड़ा हुआ, वहाँ लाखों की जनता भी नहीं हो पाती। तो ये रीज़न हो जाता है। दूसरा, फिर यहाँ पे एज और स्किल पॉपुलेशन जो होती है ज़्यादातर शहरों से सिटीज़ में माइग्रेट कर जाती है, और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे एज सेक्स कॉम्पोजिशन के अंदर इनबैलेंस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज है, ठीक है ना। सो इस पूरे चैप्टर के अंदर यही है। सो आई होप यू गॉट क्लियर कि पूरे चैप्टर में क्या बताया गया माइग्रेशन में। मैंने सब कुछ बताने की कोशिश करी इस चैप्टर में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।
एमसीक्यू सीरीज के लिए तैयार रहिएगा। वीडियो के अगले पार्ट में जो 20 मिनट वाली होगी जिसमें सब कुछ बताने की कोशिश करी जाएगी, उसमें जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी रिप्लाई जरूर करेगा।